हेलो गाइस, होप यू आर डूइंग वेल। माय नेम इज़ अभिनव पांडे और मैं आपका स्वागत करता हूं दीनदयाल इंटरमीडिएट कॉलेज के इस यूट्यूब चैनल पर। और आज हम बात करेंगे राइज ऑफ नेशनलिज्म इन इंडिया की। तो पिछले लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था कि नेशनलिज्म की थ्योरी इंडिया में कैसे इवॉल्व हुई, क्या क्या रीजंस थे जिससे कि एक राष्ट्रीयता की भावना एक इंडियन के अंदर आने लगी थी। तो हमने क्या देखा उसमें, हमने ये देखा कि ब्रिटिशर्स द्वारा हमें सरप्रेस किया गया है, इंडियंस को सरप्रेस किया गया जिसके खिलाफ आवाज़ उठी। फिर नए नए लीडर्स का एंट्री होती है इस पूरे घटनाक्रम में, जैसे कि गांधी जी। फिर उनके द्वारा सत्याग्रह जैसी मूवमेंट्स को आगे बढ़ाई गई और रॉलेट एक्ट के खिलाफ फिर हमने क्या देखा इंसिडेंट। सत्याग्रह के बाद हमने देखा कि जलियांवाला बाग इंसिडेंट हुआ। तो काफ़ी सारी जो स्ट्रीम थी हमने वो सब देखी। और हम अब आगे बात करते हैं जो हमने पिछले लेक्चर में छोड़ा था नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट का। तो ये जो नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट के बारे में बताया था हमने कि गांधी जी ने असहयोग आंदोलन स्टार्ट किया था, जिसमें कि गांधी जी ने खूब बताया था कि हमारे असहयोग आंदोलन अगर हम करते हैं तो उसके क्या क्या फ़ायदे होते हैं। तो गांधी जी ने एक बात बताई थी हमें कि जो ब्रिटिशर्स यहाँ पे इंडिया में जो स्टेबल हो पाए हैं वो हमने ही उनका सहयोग किया था, इसकी वजह से वो ब्रिटिशर्स हम पर हुकूमत कर पा रहे हैं। अगर हम उनका पूरी तरीके से बाइकआउट कर दें, उनका उनका कोई सहयोग ना करें, तो ब्रिटिशर्स पूरी तरीके से टूट जाएंगे और कुछ ही सालों में ब्रिटिशर्स ये देश छोड़कर चले जाएंगे। तो आइए उसके बारे में बात करते हैं। फिर हमने क्या देखा था कि कुछ कुछ चैलेंजेस थे, क्योंकि बहुत सारे कांग्रेस के जो लीडर्स थे वो इसको लेकर नाखुश हुए, क्योंकि जो कि जलियांवाला बाग इंसिडेंट हो गया था। उसके बाद लोगों के सत्याग्रह मूवमेंट के दौरान जो जलियांवाला बाग इंसिडेंट हुआ था, तो उसमें कांग्रेस लीडर्स को डर था कि कहीं ये फिर वैसा इंसिडेंट फिर ना हो जाए, काफ़ी ज़्यादा मौतें ना हो या फिर ब्रिटिशर्स द्वारा और सरप्रेस ना हो। इसलिए काफ़ी ज़्यादा ये दबाव पड़ा था गांधी जी के ऊपर। बट समहाउ सबको मना के फिर से गांधी जी ने ये आंदोलन स्टार्ट किया। तो आइए हम देखते हैं उसके आगे लेक्चर के। तो इसमें हम देखेंगे इस मूवमेंट में मिडिल क्लास का पार्टिसिपेशन कैसा था। तो हमने पिछले लेक्चर में भी देखा था कि असहयोग आंदोलन में, नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट में, तो उसमें क्या हुआ था, उसमें जो स्टूडेंट्स थे, लेक्चरर्स थे, हेडमास्टर्स थे, टीचर्स थे, उन्होंने अपने पद से रिज़ाइन दे दिया था। तो हुआ क्या, जो लॉयर्स भी जो थे अपनी लीगल प्रैक्टिसेस उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया। तो स्टूडेंट्स टीचर्स ने सीधे सीधे कह दिया कि अब ना पढ़ेंगे ना पढ़ाएंगे। तो ये गांधी जी का एक तरफ से इन वर्गों का साथ मिला यहाँ पे। हम देखते हैं ये काउंसिल इलेक्शन को भी बाइकआउट किया। कांग्रेस में जो कांग्रेस के लीडर्स थे, जो इलेक्शन काउंसिल उस समय ब्रिटिशर्स के समय होता था, तो उसको वहाँ पे बाइकआउट किया गया। लेकिन एक्सेप्ट मद्रास में ये नहीं हुआ। और ये पार्टी थी जो जिन्होंने इलेक्शन में बाइकआउट नहीं किया था, वो थी जस्टिस पार्टी। और ये नॉन ब्राह्मण पार्टी थी। इन्हें लगता था कि अब यही सही मौका है अगर अपनी पावर को बढ़ाना है इस इलेक्शन में पार्टिसिपेट करके। तो इनडायरेक्टली ये मद्रास की जो जस्टिस पार्टी थी उन्होंने इलेक्शन काउंसिल को बाइकआउट नहीं किया था। बाकी जो अदर कांग्रेस के लीडर्स थे उन्होंने इलेक्शन काउंसिल को बाइकआउट किया था। तो ये था मिडिल क्लास का इफेक्ट। मिडिल क्लास का जो मूवमेंट था, ये जो पार्टिसिपेशन था इस नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट में, इसके बारे में हमने देखा। तो ये कहाँ पे चल रहा था, ये पूरे टाउन्स में चल रहा था। इस अपने इंडिया के टाउन्स में ये पूरा नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट यहाँ पे चल रहा था। अब हम देखते हैं कि इसकी इकोनॉमी पे क्या इफेक्ट पड़ी। अब इतना सब कुछ हमने बाइकआउट किया, इतना सब कुछ सारे लीगल प्रैक्टिस छोड़ दी लॉयर्स ने, स्टूडेंट्स ने पढ़ाई लिखाई छोड़ दी और सब कुछ एग्जैक्टली बाइकआउट किया गया। तो हम देखते हैं इसका तो कुछ ना कुछ इफेक्ट पड़ेगा इकोनॉमी पे। तो हम देखते हैं कि ब्रिटिश के इकोनॉमी पे इसका क्या इफेक्ट पड़ा। फॉरेन गुड्स पूरी तरीके से बाइकआउट कर दिए गए थे, जो कि बाहर से जो इंपोर्ट होते थे सारे के सारे सामान, वो सब इंडियंस ने बाइकआउट कर दिए थे। फॉरेन क्लोथ्स जितने आते थे उनको बहुत ही भारी मात्रा में पूरा का पूरा जला दिया जाता था। जैसा कि आप मूवीज़ और टीवीज़ में भी देखे होंगे कि जो क्लोथ्स आते थे उनको पूरी तरीके से जला देते थे। तो इसका इम्पैक्ट क्या पड़ा, इसका इम्पैक्ट ये पड़ा कि 1920 और 22 में जो फॉरेन क्लोथ्स आते थे वो सीधा सीधा एकदम हाफ हो गए। 102 करोड़ का जो पूरा इकोनॉमी थी वो सीधे घट के 57 करोड़ पे आ गई।
तो सच ए ग्रेट लॉस, ठीक है, उसका हाफ एकदम लॉस हुआ पूरे ब्रिटिश कंपनी को। तो इसमें हम देखते हैं कि इकोनॉमी पे काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा था इसका। और हम देखते हैं कि जो मर्चेंट्स और ट्रेडर्स थे, उन्होंने भी ट्रेड करने जो फॉरेन गुड्स थी उसका पूरी तरीके से बाइकआउट किया। जो लेन देन वाली हर चीज़ें होती हैं, तो वहाँ पे भी हमें बाइकआउट देखने को मिला। मर्चेंट्स और ट्रेडर्स जो बड़े बड़े क्या कह सकते हैं इंडस्ट्रियलिस्ट थे और मर्चेंट ट्रेडर्स थे, उनके द्वारा हमें ये देखने को मिला। फिर जो ये मूवमेंट जब स्प्रेड हुआ, तो पीपल डिस्कार्डिंग इम्पोर्टेंट क्लोथ एंड वियरिंग ओनली इंडियन वन। अब देखिए, अब यहाँ पे क्या भावना आई, अब यहाँ पे स्वदेशी की भावना आने लगी लोगों के अंदर। ठीक है, हम अगर फॉरेन क्लोथ्स को बाइकआउट करते हैं तो फिर क्या करेंगे, तो हम अपने खुद के देश में बने हुए अपनी खादी कपड़े पहनेंगे, जो कि एक जो प्रोडक्शन ऑफ इंडियन टेक्सटाइल मिल्स एंड हैंडलूम्स वेंट अप। अब देखिए क्या हुआ, जब अपने देश में अपने देश का ही बना हुआ सब कुछ पहनेंगे तो क्या होगा, अपने देश का प्रोडक्शन बढ़ेगा। जो इंडियन टेक्सटाइल मिल्स थे उन सब का प्रोडक्शन बहुत तेज़ी से बढ़ने लगा। लेकिन इसकी लिमिटेशंस हम क्या देखते हैं, हम ये लिमिटेशन देखते हैं कि ये कब तक असहयोग आंदोलन कब तक चल सकता है। अब देखिए, इसमें मैं आपको बताता हूँ कि इसमें घाटा क्या क्या था, इसमें जो लॉसेस थे वो मैं बताता हूँ। ठीक है, स्टूडेंट्स ने बाइकआउट कर दिया, ब्रिटिशर्स के द्वारा जो बनाए हुए स्कूल्स थे, टीचर्स ने पढ़ाना बंद कर दिया, और जो आपकी लीगल प्रैक्टिसेस बंद कर दी वकीलों ने। तो उसमें हुआ क्या, अब स्टूडेंट्स ने पढ़ना छोड़ दिया, टीचर्स ने पढ़ाना छोड़ दिया, तो चलो ठीक है, वो ब्रिटिशर्स द्वारा बनाए हुई कुछ स्कूल्स थे, कॉलेजेस थे, इंस्टीट्यूट्स थे। अब इंडियंस के द्वारा बनाए हुए तो कोई स्कूल कॉलेज इंस्टीट्यूट तो थे नहीं। तो अब क्या होगा, इनडायरेक्टली हमारे पास कोई दूसरा ऑल्टरनेटिव नहीं था उस टाइम। इंडियंस के पास दूसरा कोई ऑल्टरनेटिव नहीं था कि ठीक है, हमने ब्रिटिशर्स को बाइकआउट किया, उनके इंस्टीट्यूट को बाइकआउट किया, तो अपने इंडियन इंस्टीट्यूट में आ जाओ। तो ऐसा हमारे पास कुछ नहीं था। खैर, उसके बाद हम एक आपको मैं जीके की बात बताता हूँ। उसी टाइम मदन मोहन मालवीय जी ने देखा कि ठीक है, हमारे भी देश में इंस्टीट्यूट्स की काफ़ी ज़्यादा कमी है, तो BHU भारत बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का उसी टाइम नींव रखी गई थी। तो ये मदन मोहन मालवीय के अंडर में यही सब सिचुएशन देख के बनाई गई थी। तो आइए हम इस पे देखते हैं लिमिटेशंस के बारे में। तो मूवमेंट देखिए क्या हुआ, अब सिटीज़ में जो थे ये मूवमेंट, नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट का धीरे धीरे स्लो डाउन होने लगा। क्या, पहले तो एकदम तेज़ी से फैला, सब कुछ बाइकआउट करो, सब कुछ बाइकआउट करो। लेकिन अब क्या होने लगा, धीरे धीरे ये स्लो डाउन होने लगा, ये मूवमेंट स्लो डाउन होने लगा। खादी जो क्लोथ्स इंडिया में बनती थी वो काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव थी। खादी क्लोथ्स काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव थी, कि जो कि गरीब तबके के जो लोग थे उसको नहीं खरीद सकते थे। तो जो हम लोगों ने फॉरेन गुड्स को या बाइकआउट किया हुआ था, अब कब तक हम कर पाएंगे, जब शरीर में पहनने के लिए कपड़ा नहीं होगा, हम अफोर्ड नहीं कर पाएंगे अपने देश में बना हुआ खादी क्लोथ ही जो कि इतना महंगा था। तो फिर क्या करेंगे, इनडायरेक्टली फिर हम खुद जाएंगे फॉरेन फॉरेन क्लोथ्स पे, तो हम फिर उसको ख़रीदना स्टार्ट कर दिए। वही देखिए, मैंने बता रहा था कि आपको ब्रिटिश इंस्टीट्यूट जो थी, हमारे पास कोई इंडियन इंस्टीट्यूट की तो कोई सुविधा थी नहीं। इसलिए फिर क्या हुआ, फिर से स्टूडेंट्स और टीचर बैकअप करने लगे, जो गवर्नमेंट के जो एम्प्लॉयज़ थे फिर वो वापस आने लगे, जॉइन बैक होने लगे गवर्नमेंट के पूरे इस प्रोसीजर में। तो ये कुछ लिमिटेशंस थी जो हमने देखा। तो कहीं ना कहीं नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट स्लो डाउन होने लगा था। अब हम देखते हैं पार्टिसिपेशन बाय पीजेंट्स। अब ये पूरे कंट्री साइड की हम बात करेंगे, नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट पूरे कंट्री साइड में देखते हैं। पीजेंट्स जो आपके हो गए किसान वगैरह, किसान वर्ग के जो लोग होते हैं, उनके बारे में हम देखते हैं। है अवध रीजन में, अवध रीजन जो आपका लखनऊ अयोध्या वाला रीजन है, पीजन लेड बाय बाबा रामचंद्र, अ सन्यासी हु हैड अर्लियर बीन फीजी एज एन एंडेंजर्ड लेबर। बाबा रामचंद्र का यहाँ पे एक बात आती है कि बाबा रामचंद्र फीजी एंडेंजर्ड लेबर थे। फीजी के बारे में अगर मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर में डेमोक्रेसी में बताई है, आप उस वीडियो में फ़िजी के बारे में पूरा एक्सप्लेन किया है। फ़िजी इंडियंस जो होते थे, मैं बता देता हूँ, फ़िजी इंडियंस जो होते थे वो क्या था, ब्रिटिशर्स एक फ़िजी आइलैंड है, वहाँ पे इनको ले जाके खेती वगैरह कराते थे। अफ्रीकन एरियाज़ में है ये थोड़ा, तो वहाँ पे ले जाके उनको खेती वेती कराते थे। अब वो वहाँ जाके बस गए हैं। तो खैर वो थे फ़िजी इंडियंस थे। तो वहाँ के एक थे बाबा रामचंद्र थे, वो यहाँ पे आए, उन्होंने देखा ये सब कुछ, तो नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट के बारे में देखा। तो उनको एक हुआ कि नहीं, हाँ, अब हम पीजेंट्स को लेके एक बहुत बड़ा आंदोलन शुरू कर सकते हैं इस नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट के साथ लेके। तो देखते हैं आगे क्या हुआ। द मूवमेंट हियर वॉज अगेंस्ट तलुकदार्स एंड लैंडलॉर्ड्स हु डिमांडेड फ्रॉम पीजेंट exorbitantly high rents and a variety of other cases. The peasant had to do begar and work at landlord farm। देखिए क्या हुआ, अब इन्होंने
अपना एक आंदोलन स्टार्ट किया। बाबा रामचंद्र ने अपना एक आंदोलन स्टार्ट किया, किसके खिलाफ? लैंडलॉर्ड्स के खिलाफ, तलुकदार्स के खिलाफ, मतलब जो बड़े बड़े जो ज़मींदार थे उनके खिलाफ अपना आंदोलन शुरू कर दिया। कि अब होता क्या था कि जो बड़े बड़े लैंडलॉर्ड्स थे, जो ज़मींदार थे, वो क्या करते थे, अपने अंडर में जो किसानों को, पीसेंट्स को रखते थे, तो उनसे क्या फोर्सफुली काम कराते थे, बहुत ही फोर्सफुली काम कराते थे। कभी पेमेंट नहीं देते थे, कभी यातनाएं जो होती थी वो देते थे। तो क्या हुआ कि जो पीजेंट था वो सरप्रेस था, किसके अंडर में? वो था सरप्रेस लैंडलॉर्ड्स के अंडर में। अपने जो मालिक थे उसके अंडर में सरप्रेस था, एकदम मतलब दबा हुआ था, दबा कुचला हुआ था, वो काम कर रहा था। ठीक है, फिर हुआ क्या, द पीजेंट मूवमेंट, तो मूवमेंट जो इन्होंने स्टार्ट किया सारे गरीब किसानों को, गरीब तबके को लेकर, द पीजेंट मूवमेंट डिमांडेड रिडक्शन ऑफ रेवेन्यू, एबॉलिशन ऑफ बेगार एंड सोशल बाइकॉट ऑफ ऑप्रेसिव लैंडलॉर्ड। तो ये जो मूवमेंट क्या हुआ, इन्होंने ये जो बेगार, मैं बेगार के बारे में बताता हूँ, बेगार को आप कह सकते हो बधुआ मजदूर, तो एबॉलिशन ऑफ बेगार हुआ। इनके आंदोलन से क्या हुआ, जो बधुआ मजदूरी वाली सिस्टम था वो ख़त्म हो गई, रेवेन्यू क्या हुई, कम हो गई। ठीक है, और सोशल बाइकॉट ऑफ ऑप्रेसिव लैंडलॉर्ड, तो इन्होंने पूरी तरीके से जो ज़मींदार थे, लैंडलॉर्ड्स थे, उनका पूरी तरीके से विरोध किया, बाइकॉट किया। ठीक है, इन मैनी प्लेसेस नाई धोबी, जो अपने नाई होते हैं, बाल काटने वाले, कपड़ा धुलने वाले धोबी होते हैं, उन्होंने बंद वॉज ऑर्गेनाइज बाई पंचायत टू डिप्राइव लैंडलॉर्ड ऑफ द सर्विस ऑफ इवन बाबर्स एंड वॉशरमैन। ठीक है, नाई और धोबी बंद हो गए। इन्होंने भी अपना जो ये गरीब तबके के लोग, नाई धोबी की जो एक सोसाइटी थी, इन्होंने भी बंदी कर दी। तो अब क्या होगा, आपको अगर बाल कटवाना है तो आप नाई के पास जाहिर सी बात है जाओगे, खुद से कब तक काटोगे? जो धोबी थे, जो कपड़ा देते थे धुलने के लिए, इन सब ने भी इन लोगों का पूरी तरीके से बाइकआउट कर दिया। ठीक है, अब आगे देखते हैं। अक्टूबर में क्या हुआ, तो अक्टूबर में अवध किसान सभा फॉर्म हुई। ठीक है, अवध किसान सभा फॉर्म हुई, वॉज सेटअप हेडेड बाई जवाहरलाल नेहरू और बाबा रामचंद्र जी ने अवध किसान सभा एक सेटअप की। ठीक है, और ये 300 ब्रांचेस इसकी खुली, काफ़ी वाइड स्केल पे इसकी ब्रांचेस खुली, डिफरेंट डिफरेंट विलेजेस में, गांव में, अलग अलग जगह खुली। और इसका कांग्रेस को एक फ़ायदा ये था कि अपना जो ये एक तो था कि चलो ये जो अपना जो स्ट्रगल है अवध पीजेंट की जो स्ट्रगल थी उसको एक बड़ा कर सकते हैं, और कांग्रेस की पावर को भी हम बड़ा कर सकते हैं। तो इनडायरेक्टली किसका सपोर्ट आया इसमें? अब ये जितने भी पीसेंट थे, कौन सपोर्ट किसको सपोर्ट करेंगे? कांग्रेस को सपोर्ट करेंगे। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे कांग्रेस का भी फ़ायदा था। और खैर, इस किसान सभा के बनने से कहीं ना कहीं ये जो पूरा मास मूवमेंट चल रहा था, ये बाबा रामचंद्र रामचंद्र के अंडर में, तो उनको भी फ़ायदा था। लेकिन अब देखते हैं क्या हुआ। अब ये कहीं ना कहीं ये जो मूवमेंट था, वो मूवमेंट जो है हिंसा का रूप लेने लगा। हिंसा का रूप लेने का मतलब क्या है, जो वहाँ के गरीब वर्ग के जो किसान थे, इनके बारे में बता रहे हैं, जो सरप्रेस हुए थे पहले से, अब वो क्या करने लगे, अब वो हमला करने लगे, किसके यहाँ? अपने लैंडलॉर्ड्स के ऊपर हमला करने लगे, उनका लूटपाट मचाने लगे। तो ये सब चीज़ें बहुत ही मास स्केल पे वहाँ पे होने लगी। अब देखिए, ये था नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट, तो चलो ठीक है, यहाँ पे हम देखते हैं। अब देखिए, कहीं ना कहीं हमने सत्याग्रह में भी देखा, तो वहाँ पे क्या हुआ था कि सत्याग्रह वाले मूवमेंट में हमने देखा था कि गांधी जी हमेशा अहिंसा की बात करते थे, लेकिन लोगों ने उसको हिंसा के रूप में एक वहाँ पे करने लगे। काफ़ी सारे पब्लिक प्रॉपर्टीज़ डैमेज होने लगी, और आप देख सकते हो कि जो गवर्नमेंट की प्रॉपर्टीज़ डैमेज होने लगी, ब्रिटिश ऑफिशियल्स को मारा जाने लगा था। वही चीज़ अब हम यहाँ देखने को मिलती है कि नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट जो गांधी जी द्वारा शुरू की गई थी, अब यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पे भी वही शुरू होने लगा, वॉयलेंट अप्रोच आने लगा। यहाँ पे वॉयलेंट अप्रोच, मार काट शुरू हो गई यहाँ पे। ठीक है, अब देखिए, इन मैनी प्लेसेस लोकल लीडर टोल्ड पीजेंट दैट गांधी जी हैज डिक्लेयर्ड दैट नो टैक्सेस वर टू बी पेड एंड लैंड वॉज टू बी रिडिस्ट्रीब्यूटेड अमंग्स द पुअर। देखिए, जो लोकल लीडर्स थे, जो अवध किसान सभा के अंडर में जो लोकल लीडर्स थे, उन्होंने क्या कहा है, अपने से ये पूरी धारणा बनाने लगी कि गांधी जी ने हमसे कहा है, कि गांधी जी ने पूरे वर्ल्ड वाइड पे कहा है कि पूरे देश में कि अब कोई टैक्स पीजेंट नहीं भरेगा, मतलब कोई टैक्स कोई किसान नहीं देगा अपने लैंडलॉर्ड को, और जो हमारी ज़मीन आपने ली है वो हमको सारे गरीब किसानों को डिस्ट्रीब्यूट कर दो। ये सब किस पे होने लगा? गांधी जी के नाम पे होने लगा। तो ये देखिए, द नेम ऑफ महात्मा गांधी वॉज बीइंग इन्वोक टू द सैंक्शन ऑल एक्शन एंड एस्पिरेशन। ये सब किसके अंडर होने लगा? गांधी जी के नाम पे होने लगा। ये जो वॉलेंट अप्रोच होने लगे, एक गांधी जी के नाम पे ही होने लगा। तो ये क्या हुआ, गांधी जी तो अहिंसा के सपोर्टर थे, तो ये सब कुछ चीज़ें थी जो नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट में भी होने लगी। अब ये क्या हुआ, एक गरीब तबके का एक अपने लैंडलॉर्ड से लड़ना चालू हो गया।
हम नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट किससे कर रहे थे? हम नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट ब्रिटिशर्स के खिलाफ कर रहे थे, लेकिन हमें यहाँ पे क्या देखने को मिलता है कि एक गरीब किसान अपने ही लैंडलॉर्ड्स के खिलाफ वो करने लगा। खैर लैंडलॉर्ड्स भी अंडर सरप्रेस थे ब्रिटिशर्स के ही द्वारा, क्योंकि उन्हें भी लगान वगान सब पे करनी रहती थी, तो वो दैट इज़ समथिंग डिफरेंट थिंग। आइए आगे देखते हैं। फिर देखते हैं ये पार्टिसिपेशन बाई ट्राइबल। ये तो हमने देखा पीजेंट्स थे जो अपने किसान थे, ये थोड़ा विलेजेस एरिया का था। अब ये ट्राइबल्स को देखते हैं। ट्राइबल्स क्या होते हैं? जो आपके पूरे आदिवासी क्षेत्र में देखते हैं, आदिवासी क्षेत्र में ये नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट को कैसे लेके चला गया। तो ट्राइबल में क्या होता है कि आप रहते हो जंगल पे, पूरी तरीके से जंगलों पे डिपेंड रहते हो। जो खाना पीना सब कुछ, जो संसाधन रहते हैं, सब कुछ जंगलों पे डिपेंडेंट रहती है। तो यहाँ पे हम क्या देखने को मिलता है? तो यहाँ पे ट्राइबल पीजेंट्स इंटरप्रेटेड द मैसेज ऑफ महात्मा गांधी एंड द आइडिया ऑफ स्वराज इन अनदर वे। इन्होंने अलग ही वे में महात्मा गांधी के इस मैसेज और आइडिया ऑफ स्वराज को अलग ही वे में ले गए। उन्होंने वहाँ पे क्या स्टार्ट कर दिया? देखिए आंध्र प्रदेश में गुडम हिल्स में क्या उन्होंने काम शुरू कर दिया? मिलिटेंट गुरिल्ला मूवमेंट स्प्रेड शुरू कर दिया। ये मैं मिलिटेंट गुरिल्ला मैं बताता हूँ मूवमेंट क्या होता है। अपनी छोटी छोटी आर्मी तैयार करना चालू कर दी। ठीक है, आर्मी। अब देखें यहाँ पे क्या हुई, छोटे छोटे जो, जैसे आप अभी देखते हो जंगलों में नक्सली वगैरह रहते हैं, ठीक वही है। छोटी छोटी अपनी मिलिशिया तैयार करना स्टार्ट कर दी। और गोरिल्ला होता है, गोरिल्ला वॉरफेयर होता है, जैसे जो शिवाजी की आर्मी लड़ती थी, छुप के घात लगाकर हमला करना। तो इन्होंने भी वही काम शुरू कर दिया। ये भी क्या करते थे? घात लगाकर हमला करते थे ब्रिटिश ऑफिशियल्स पे और अपने लैंडलॉर्ड्स वगैरह पे। तो काफ़ी सारा ये जो सिस्टम था, ये गलत ही डायरेक्शन में पूरा का पूरा मूवमेंट जाने लगा, जहाँ पे देख सकते हो पूरा का पूरा हिंसा का एक वो पकड़ने लगा। तो ये देखिए मैं जैसा बता रहा था कि जो डिपेंडेंट थे अपने, ये जो ट्राइबल्स कम्युनिटी रहती है वो डिपेंडेंट रहती है किस पे? वो रहती है फॉरेस्ट पे। तो एक वहाँ पे फॉरेस्ट पे डिपेंडेंट रहती है, जहाँ पे वो खेती करती है, अपना ग्रेस कैटल्स को ग्रेस कराती है, अपना जो लकड़ी वकड़ी फ्रूट्स वगैरह सब इकट्ठा करती है खाने पीने के लिए। ठीक है, तो हम देखते हैं दिस एनलार्ज द हिल पीपल नॉट ओनली वेयर द लाइवलीहुड इफेक्ट बट फेल्ट द ट्रेडिशनल राइट वर बीइंग डिनाइड। ठीक है, एक यहाँ पे एक लॉ था, मैं देखता हूँ शायद वो लॉ आगे है। इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट होता है, इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट के उस समय लॉन्च किया था ब्रिटिशर्स ने। तो कुछ कुछ पाबंदियाँ लगी हुई थी, मतलब ट्राइबल्स पे, कि आप पूरी तरीके से फॉरेस्ट पे नहीं जा सकते या फिर वो नहीं कर सकते। तो काफ़ी सारी रेस्ट्रिक्शंस थी ट्राइबल्स के भी ऊपर। तो इसमें क्या हुआ था कि ट्राइबल्स जो थी, ट्राइबल कम्युनिटी थी, पूरी तरीके से फॉरेस्ट को एनहेंस नहीं कर पा रही थी, पूरी तरीके से फॉरेस्ट पे पूरी तरीके से हक नहीं जमा पा रही थी। तो इसके लिए, इसके खिलाफ भी कहीं ना कहीं ट्राइबल्स के अंदर गुस्सा था। तो when the movement began forcing them to contribute बेगार for road building, the hill people revolted। देखिए यहाँ भी बेगार सिस्टम था, यहाँ भी बदवा मजदूरी वाली सिस्टम थी। तो ये क्या करती थी, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी वो इनको बदवा मजदूर बना के रखी थी। तो इनसे क्या काम कराती थी? रोड बिल्डिंग का काम कराती थी। जो हिल्स पे रहती थी, ज़बरदस्ती इनसे काम कराती थी। तो अब क्या हुआ, जब ये नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट पूरी तरीके से फैला, ये मिलिशिया गुरिल्ला जैसी चीज़ें टैक्टिक्स फैली, तो फिर क्या हुआ, पीपल ने वहाँ पे रिवॉल्ट कर दिया, विद्रोह चालू कर दिया। ठीक है, देखिए अब यहाँ पे अब ये विद्रोह चालू किया तो कोई ना कोई एक लीडर तो ज़रूर आएगा। जैसे यहाँ पे रामचंद्र जी आए थे पीजेंट्स में, और यहाँ पे अब कौन आया? अलूरी सीताराम राजू जी आए। अलूरी सीताराम राजू जी आए। इनको कहा जाता था कि वहाँ के लोग कहते थे इनके पास स्पेशल पावर है, एस्ट्रोलॉजी है इनके पास, प्रिडिक्शन करते हैं कि पीपल को अच्छे से कर सकते हैं। और वहाँ के लोग ये भी मानते थे इनको कि इनको अगर गोली भी लगे तो ये इनको कुछ नहीं होगा, ये सर्वाइव कर जाएंगे उससे। ठीक है, तो ये क्या थे? ये रेबल थे। ये रेबल थे, इनको भगवान का अवतार माना जाता था, दिस एंड दैट। तो इन्होंने भी कहा कि राजू टॉक्ड ऑफ द ग्रेटनेस ऑफ महात्मा गांधी, गांधी जी की बहुत ही महानता की ये बात करते थे। और इन्होंने कहा कि ये जो नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट है इसी से इंस्पायर्ड है, एंड परसुएड पीपल टू वियर खादी एंड गिव अप ड्रिंकिंग। ठीक है, ये भी कहते थे कि आप खादी पहनो, स्वदेशी अपनाओ और ड्रिंकिंग छोड़ दो, जो अल्कोहल वगैरह की सब छोड़ दो। But the same time he arrested that India could be liberal only with the use of force but non violence। उनका जैसे गांधी जी का एक विचारधारा थी कि हम अहिंसा के माध्यम से हम अपने देश को आज़ाद करेंगे। बट इनका क्या सोच था कि ठीक है आप ये सब नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट तो कर रहे हो, ठीक है, लेकिन
हमारा देश तभी आज़ाद हो सकता है जब तक हम हिंसा ना करें, जब तक हम इन्हें मार के ना भगाएं। गांधी जी कैसे भगाना चाहते थे? प्यार से, मतलब प्रोटेस्ट करके भगाना चाहते थे। और ये क्या कहते थे कि नहीं, हिंसा के थ्रू ही ये लोग, इनकी अकल ठिकाने में आएगी। ठीक है, अब देखिए, गुडम द गुडम रेबल अटैक पुलिस स्टेशन। उन्हें, गुडम रेबल थे, गुडम एक जगह है जो ये गुडम हिल्स है आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश में क्या हुआ, गुडम रेबल्स थे, जो लड़ाके थे, विद्रोही थे, इन्होंने पुलिस स्टेशन पे हमला कर दिया। इन्होंने ब्रिटिश ऑफिशियल को मारा, गुरिल्ला वॉरफेयर का टैक्टिक्स का अपनाते हुए। ठीक है, तो कहते थे कि हमें पूर्ण स्वराज चाहिए, पूरी तरीके से आज़ादी चाहिए। ठीक है, फिर क्या हुआ, तो ये सीताराम राजू जी कैप्चर हो गए, खैर एग्जीक्यूट कर दिए गए 1924 में। तो इनको क्या बना दिया गया, पूरी तरीके से ये क्या हुए, इस ट्राइबल कम्युनिटी के हीरो हुए, हीरो के रिप्रेजेंट किए ये। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या देखें, अलूरी सीताराम राजू के बारे में पढ़ा, ट्राइबल्स ने कैसे कैसे नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट को किस डायरेक्शन में ले गए, और हमने देखा कि किस तरीके से ये उनका पूरा स्ट्रगल चला। अब हम आते हैं स्वराज एंड प्लांटेशन फील्ड पे। ठीक है, सो प्लांटेशन क्या हो गया, जो खेती बाड़ी, प्लांटेशन जो होता है खेती बाड़ी का, हम उसमें आके देखते हैं। ठीक है, वर्कर्स टू हैड देयर ओन अंडरस्टैंडिंग ऑफ महात्मा गांधी एंड द नोशन ऑफ स्वराज। ठीक है, ये जो वर्कर कम्युनिटी थी, ये इनकी खुद की अंडरस्टैंडिंग थी महात्मा गांधी के लिए, और कि हमें किस तरीके से, कि स्वराज हमें किस तरीके से मिलेगा। अब इनको किस तरीके से स्वराज चाहिए था, आइए हम ये देखते हैं। सबकी देखिए अपनी अलग अलग फिलोसफी थी। जैसे ट्राइबल कम्युनिटी की अलग फिलोसफी थी कि हम इस तरीके से करेंगे, और जैसे पीजेंट थे, पीजेंट लैंडलॉर्ड के अंडर सरप्रेस थे, तो उन्होंने असहयोग किसके खिलाफ दिखाया, लैंडलॉर्ड्स के खिलाफ दिखाया। ट्राइबल्स ने किसके खिलाफ दिखाया, मास अपना गोरिल्ला वॉरफेयर के थ्रू अपनी छोटे छोटे रेबिलियंस को तैयार किया, मिलिशिया तैयार की, और ब्रिटिशर्स के खिलाफ दिखाए। अब हम देखते हैं कि प्लांटेशन, जो खेती बाड़ी करते थे, जो प्लांटेशन वाला काम करते थे, उनके वर्कर्स जो थे, उनके लिए ये नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट किस डायरेक्शन में हम देखते हैं। तो देखिए, फॉर द प्लांटेशन वर्कर्स इन आसाम, फ्रीडम मीन्स दैट द राइट टू मूव फ्रीली in and out of the confined space in which they were enclosed, and it mean retaining the link with the village from which they had come। देखिए क्या होता था कि कुछ जो प्लांटेशन वर्कर्स थे, वो एक फील्ड पे काम करते थे। ठीक है, तो उनके लिए भी कुछ पाबंदियाँ थी, जो उनके लैंडलॉर्ड्स थे, जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स थे, उन्हें पाबंदियाँ काफ़ी सारी बना के रखी हुई थी। क्या पाबंदियाँ थी, कि आप अपने घर नहीं जा सकते जब तक आपको छुट्टी ना मिले। ठीक है, आपको इतने दिन तक ही काम करना है, इतने घंटे काम करना है। तो क्या थे, ये भी सरप्रेस थे, इनको भी कहीं ना कहीं लगता था कि नहीं, हमें कुछ दबाया कुचला जा रहा है, तो ये भी सरप्रेस थे। अब क्या है, नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट में अब क्या करेंगे ये, हम भी अब इनका साथ नहीं देंगे, तो क्या होगा, ये हमारी बात मान जाएंगे, जो लैंडलॉर्ड्स वगैरह थे ये भी हमारी बात मान जाएंगे, जो ब्रिटिशर्स थे हमारी बात मान जाएंगे। ये देखिए, अंडर इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट 1859, ये इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट क्या था, आइए इसके बारे में जानते हैं। ये ब्रिटिशर्स द्वारा ही बनाया गया एक्ट था। प्लांटेशन वर्कर्स वॉज नॉट परमिटेड टू लीव द टी गार्डन विदाउट परमिशन, एंड इनफैक्ट दे वर रेयरली गिवन सच परमिशन। देखिए, प्लांटेशन वाला जो था ना फील्ड, ये आपका, ये कहाँ पे देखा आपने, टी गार्डन्स में देखा, जहाँ पे चाय चाय बागान की जो पूरी खेती होती थी, ये वहाँ की बात हो रही है। मतलब कि आसाम रीजन साइड में ये पूरी बात हो रही है। आसाम में ही आप देखोगे टी का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है आसाम में। तो इमिग्रेशन, इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट 1859 के अंतर्गत में ये कहा गया था कि आप विदाउट परमिशन आप टी गार्डन को नहीं छोड़ सकते, जब तक हम चाहेंगे या परमिशन नहीं देंगे, आपको यहाँ पे काम करना है, और आप अपने गांव या फिर कभी कहीं नहीं जा सकते। ठीक है, व्हेन दे हर्ड ऑफ नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट, थाउजेंड ऑफ वर्कर डिफाइड द अथॉरिटी, लेफ्ट द प्लांटेशन एंड हेडेड होम्स। ठीक है, जब इन्होंने नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट सुना, इसके बारे में महात्मा गांधी के बारे में, नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट के बारे में सुना, तो क्या वो हज़ारों के हज़ारों वर्कर्स ने सब कुछ प्लांटेशन का काम छोड़ के अपने घर चले गए। ठीक है, अब देखिए, कहीं ना कहीं ये भी, ये नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट असहयोग है, जो ब्रिटिशर्स उनको फोर्स करके काम कराते थे, अब इन्होंने भी क्या किया, असहयोग दिखाना अपना चालू कर दिया है। ठीक है, दे बिलीव दैट द गांधी राज वॉज कमिंग एंड एवरी वन वुड बी गिवन लैंड ऑन देयर ऑफ विलेजेस। ठीक है, देखिए गांधी राज में उनको भी ये होने लगा कि गांधी राज आ रहा है, तो क्या होगा कि अब हमारा खुद का विलेज, हम खुद अपने विलेज में जा सकेंगे, जब मन किया कर सकेंगे, हमारा खुद की ज़मीन होगी, हम उस पर खेती करेंगे। तो ये धारणाएं वहाँ पे तैयार होने लगी। लेकिन हुआ क्या, ये हुआ नहीं, अपनी धारणाएं तैयार करने लगे सभी, जितने भी पीसेंट वर्कर्स थे वहाँ पे, जो प्लांटेशन के वर्कर्स थे। लेकिन क्या हुआ, दे नेवर रीच देयर डेस्टिनेशन, वो कभी हुआ नहीं,
मान लो वो घर के लिए निकले, काफ़ी दूर दूर से आते थे, जैसे असम के उत्तर प्रदेश से माइग्रेट करके वहाँ पे गए थे काम करने। तो हुआ क्या, वो निकल तो गए वहाँ पे, लेकिन अपने डेस्टिनेशन तक पहुँच नहीं पाए, अपने घरों तक पहुँच नहीं पाए। देखिए क्या हुआ, स्टैंडर्ड ऑन द वे बाय द रेलवे एंड द स्ट्रीम स्ट्राइक, दे वर कॉट बाय पुलिस एंड ब्रूटली बीटन अप। और रास्ते में ही रेलवे के थ्रू वो जा रहे थे, ट्रेन से वो जा रहे थे, लेकिन क्या हुआ, पुलिस द्वारा उनको पकड़ के उनको बुरी तरीके से मारा गया। ठीक है। When the tribal chanted Gandhiji's name and raised the slogan demanding Swatantra Bharat, they were also emotionally relating to all India agitation, and they acted in the name of Mahatma Gandhi, holding their movement to the that of Congress. They were identified with the movement which went beyond the limits of immediate locality. देखिए अब क्या हुआ, वहाँ पे एक स्वतंत्र भारत का नारा भी उठा कि हमें अब स्वतंत्र भारत चाहिए। ठीक है, हम लोग ये कितना इमोशनली अब अटैच होने लगे इस नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट से। हमने देखा कि ये ब्रिटिशर्स ने कितना सरप्रेस किया, गांधी जी का इसमें सबसे बड़ा रोल था। तो एक स्वतंत्र भारत का पूरी पूरी डिमांड उठने लगी, पूरा पूरा स्लोगन उठने लगा, और इसमें इनडायरेक्टली फ़ायदा भी कांग्रेस को हुआ। कांग्रेस भी इस मूवमेंट में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया था। गांधी जी का तो अहम रोल था ही। तो अब हम क्या देखते हैं कि एक वर्कर है, प्लांटेशन वर्कर, ट्राइबल, कंट्री साइड के जो आपके पीजेंट्स थे, एक जो मिडिल क्लास पीपल थे, अब क्या हुआ, सब यूनाइट हो गए इस नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट से, सारे के सारे यूनाइट हो गए। हमने सबकी केस स्टडी पढ़ी एक एक करके कि किस पे क्या क्या हमने नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट का इफेक्ट देखा। ठीक है, अब ये देखिए, लेकिन इनडायरेक्टली क्या हुआ, जैसा कि हमने देखा कि ट्राइबल्स ने भी पूरी तरीके से हिंसा का रास्ता अपना लिया, अपनी मिलिशिया तैयार कर ली। ठीक है, यहाँ पे हमने देखा कि वर्कर्स को पीटा गया पुलिस के द्वारा, जो प्लांटेशन चाय बागान में काम करते थे, जो घर जाते वक्त ही उनको रोक के बीच रास्ते में मारा गया, काफ़ी ज़्यादा यातनाएं सहने को मिली। तो हुआ क्या, मिडिल क्लास जो फैमिली थी वो भी अपने ट्रैक पे वापस आ गई, जो बाइकआउट किया था उन्होंने कि हम स्कूल कॉलेज नहीं जाएंगे, लेकिन फिर वो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में सब कुछ होने लगा वहाँ पे भी। और फिर हमने यहाँ पे देखा था कि हमने खादी अपनाया, लेकिन काफ़ी ज़्यादा महंगा होने के कारण हम फिर फॉरेन क्लोथ्स पे आने लगे। ठीक है, तो अब हुआ क्या, एक बहुत ही भयानक इंसिडेंट हुआ था, चौरी चौरा कांड, गोरखपुर में, आपके गोरखपुर में चौरी चौरा कांड हुआ था। इन्होंने क्या किया था, एक बाज़ार में पुलिस स्टेशन थी, चौरी चौरा पुलिस स्टेशन, वहाँ के लोकल लोगों ने पूरी तरीके से उसको आग लगा दिया था, आग लगा दिया, और काफ़ी सारे 6 7 8 पुलिसमैन मारे गए थे उसमें, पूरा जिंदा जला दिया गया था उनको। ये थोड़ा सा इसका वो देखने को मिलता है हमें। तो ये देखकर गांधी जी को काफ़ी दुख हुआ, तो गांधी जी ने फिर क्या किया, नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट को वापस कर लिया। कहा अब ये नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट रोक दो, देश के हालात बिगड़ते जा रहे हैं, वॉयलेंस का रास्ता अपनाते जा रहे हैं। गांधी जी की थिंकिंग थी कि हम नॉन वॉयलेंस के थ्रू इस नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट को अच्छे से ले जाएंगे, हम नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट के लोगों को अच्छे से ट्रेन करेंगे, जैसे उन्होंने सत्याग्रह में किया, मूवमेंट में किया था कि सत्याग्रह में अच्छे से सत्याग्रहियों को ट्रेन करके फिर हम इसमें उतरेंगे। लेकिन अब कि यहाँ भी वही सेम चीज़ वहाँ हुई, जलियांवाला बाग इंसिडेंट में वही चीज़ें यहाँ पे होने लगी। तो देखिए अब क्या हुआ, गांधी जी को डायरेक्टली इनडायरेक्टली इस चीज़ को वापस लेना पड़ा, नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट को वापस लेना पड़ा। ठीक है, अब हम बात करेंगे आगे। हाँ, अगले लेक्चर्स में हम बात करेंगे सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट के बारे में, और भी आगे आपके काफ़ी सारे टॉपिक्स हैं उसके बारे में बात करेंगे। तो आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। और मैंने आपसे क्वेश्चन नहीं पूछा था, तो मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, कमेंट सेक्शन में उसका जवाब दीजिएगा। मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था रॉलेट एक्ट के बारे में, तो रॉलेट एक्ट क्या था उसके बारे में मुझे बताइए, और जलियांवाला बाग इंसिडेंट्स के बारे में मुझे बताइए, और कौन सा ट्रीटी साइन, कौन सा सेशन था जिसमें कि आपका शौकत अली और गांधी जी जहां सामने बैठे थे, वो कहाँ, कौन सा सेशन था, कहाँ हुआ था, इसके बारे में मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में। और आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा ये लेक्चर, और लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें पंडित दीनदयाल इंटरमीडिएट कॉलेज को, और सेफ रहें इस पेंडेमिक से। और मिलते हैं हम अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।